फंड में रुकावट आती है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो उसकी विधानसभा क्षेत्र में 20-20 करोड़ रुपए के 50-50 करोड़ रुपए के साल में काम हो गए। तो पढ़ते तो उसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आंदोलन करना इतना कठिन हो गया है क्या, ऐसा कुछ है? और ये षड्यंत्र पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, जो आंदोलन को खत्म कर रही है, जो हमारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत के संविधान खत्म किया जा रहा है। किसी मंत्री का इस्तीफा लेना सही है? कांग्रेस को घोषणा बंद करे, भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड रखे कि हमने पेपर लीक होते थे बंद कर दिए। और दुर्भाग्य ये है कि मुरैना आज भी वही स्थिति में है, वही जाम लगना है, वही गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है, पानी की कोई विकास नहीं। अस्पतालों में पूरा पानी बह रहा है। सिंधिया जी जो अपने आप को ये कहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग से हमारा 200 वर्ष पुराना नाता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सरकार आपको सरकारी नौकरी दे, रोजगार दे, सम्मान दे, सुविधा दे, उसकी आप साथ खड़े हो। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका टॉक विद इंडिया शो में, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम बात करते हैं देश के बारे में, देश को बेहतर बनाने के बारे में और उन मुद्दों के बारे में जो छोटे छोटे कदम उठाकर हम इस देश के बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमारा सपना है कि हम सब एक बेहतर देश को बनाएं और जहां पे भारत का विकास हो, इसीलिए इस शो का नाम है टॉक विद इंडिया। मैं शुभम श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मुरैना के विकास के बारे में, इस इंडिया के विकास के बारे में और कैसे बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक विद इंडिया शो में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता से उभर के मुरैना के दिनेश गुर्जर जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो सर, हमें ये बताएं कि राजनीति में आपका रुझान कैसे शुरू हुआ? देखिए, जब भोपाल में हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो हम लोग देखते थे, किताबें पढ़ते थे। जब किताबें पढ़ते तो उसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के नेता इस देश के लिए शहीद हुए हैं, तो दल अच्छा है। धीरे धीरे हम लोगों का मीटिंगों में जाना शुरू हुआ। छात्रों की कोई समस्या आई तो हम लोग कांग्रेस के नेताओं से मिलने जाते थे, तो उनसे प्रभावित हुए। उसमें अर्जुन सिंह जी की जो कार्यशैली थी छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, उससे प्रेरित होकर राजीव गांधी जी, जो एक सौम्य व्यक्तित्व दिखता था, गांधी परिवार में ऐसा व्यक्तित्व राजीव गांधी जी थे जिनको सुनते थे तो एक नई हम लोगों में ऊर्जा आती थी। तो ऐसे ही एक जुनून पे, नए जुनून में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर काम किया छात्र राजनीति में। तो ऐसा आपके जो पापा जी थे, उनका क्या विचार था कि आप राजनीति में ही जाएं या कुछ और कैरियर चुनें, जैसे आमतौर पर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ चुनते हैं? तो देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं अच्छी परीक्षा पास करे, अच्छा कहीं सरकारी जॉब करे या कोई, पर हर चीज़ हर माँ बाप की सोच के अनुरूप मेरा मानना है कि नहीं हो पाता। जो ईश्वर लिख देता है, ईश्वर जिस दिशा में आपका भाग्य लिखता है उस दिशा में ही वो नौजवान जाता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बाप मेरे बेटे बेटी अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छा जॉब करें, अच्छा जीवन जिए, पर जो मुकद्दर लिखता है, ईश्वर लिखता है, उसको वहीं जाना पड़ता है। तो जहाँ से स्कूलिंग शुरू हुई, किस गांव से आपकी, फिर स्कूलिंग का क्या रोल रहा, कैसी स्कूलिंग थी? देखिए, मैं नगरा गांव में बहुत शुरू में प्राथमिकता में पढ़ा, उसके बाद फिर भोपाल पिताजी की सर्विस थी तो वहाँ जाकर हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में यहाँ 92 में मुरैना में जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुझे यहाँ का बनाया गया। तो यहाँ आकर फिर मैंने युवाओं के साथ यहाँ के जो ज्वलनशील मुद्दे थे युवाओं के, उनकी लड़ाई लड़ी, स्थानीय मुद्दों की लड़ाई लड़ी। अवैध तरीके से जो भी हमारे लोगों से अन्याय अत्याचार हो रहे थे उनकी लड़ाइयाँ लड़ी। कई बार हम लोग जेलों में भी गए, कई मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हम लोगों पे। अतिक्रमण के नाम पे लोगों को यहाँ मुरैना शहर में परेशान किया जा रहा था, नैनागढ़ रोड पे, बनखंडी पे, गोपालपुरा में। उस समय भी हम लोगों ने यूथ कांग्रेस के मूवमेंट खड़ा किया जिसकी वजह से शासन को झुकना पड़ा था। तो ऐसा कोई मूवमेंट अगर आपको याद हो जिसको आपको लगता है कॉलेज टाइम पे जो आपने किया हो, या यूथ? सबसे पहले हम सब लोगों ने दीपावली की छुट्टियों की लेके मांग की थी। अच्छा। दीपावली छुट्टियां कम कर दी थी तो हमने ये कहा था कि तो ज़्यादा किया जाए, क्योंकि उस समय नए लड़के थे तो लगता था कि छुट्टी जितनी मिले ना उतना घूमने को मिलेगा। तो वो हम लोगों ने आंदोलन किया था, 3-4 दिन हम लोगों ने वो आंदोलन निरंतर चलाया था। और उसमें भी सरकार ने फिर वो मांग हम लोगों की, छात्रों की मानी थी।
तो वो पहला आंदोलन था आपका। जी। तो पहला आंदोलन से लेके अभी तक आप आंदोलन करते आ रहे हैं, तो क्या आपको अनुभव आया, क्या आप एक्सपीरियंस है और कैसा लगता है? क्या कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि थकान महसूस होती है, कैसा लगता है? नहीं, जो आदमी अपने मानव जीवन में जो कार्यशैली को अपना लेता है जी। तो वो उसके स्वभाव में आ जाती है, और स्वभाव में आ जाती तो निरंतरता उसमें बनी रहती है और थकान महसूस नहीं होती है। एक नई दिशा की ओर जाने का एक प्रतिदिन एक मन में विचार आता है, और उसको उत्साहपूर्वक प्रतिदिन हम लोग उसका सामना करते हैं। तो अभी आज चूँकि अब आप एज अ विधायक हैं मुरैना से, तो अब आप मुरैना को आगे कहाँ देखते हैं आने वाले सालों में, और क्या मुरैना के लिए क्या आगे की प्लानिंग है, क्या उसके लिए करना चाहेंगे? देखिए, जो दुर्भाग्य है, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मैं पूरे मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में यूथ कांग्रेस में काम किया प्रदेश स्तर पे। तो मैं जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाता था, अति पिछड़े क्षेत्रों में, आज वो मुरैना शहर से सुंदर शहर हो गए। बिल्कुल। और दुर्भाग्य ये है कि मुरैना आज भी वही स्थिति में है, वही जाम लगना, वही गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है, पानी की कोई निकासी नहीं है। शिक्षा के लिए हमारे छात्र छात्राएं ग्वालियर जाते हैं, अप डाउन कर रहे हैं, ट्रेनों में बैठते हैं। मैं जब कभी शताब्दी से जाता हूँ, देखता हूँ हमारे यहाँ के बच्चे जिस तरह से बेचारे रोज़ प्रतिदिन ट्रेनों से बैठ के ग्वालियर शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। वो यहाँ ना तो एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी है, ना हेल्थ की। आप देखिए, कोई भी अगर जरा भी मामूली बीमार हुआ तो वो सीधा ग्वालियर या सीधा आगरा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी भारत देश को इतने दिन आज़ादी को हो गए, पर मुरैना शहर में आज भी सारी समस्याएं की वही बनी पड़ी हैं जो 30 साल पहले थी। हर कोई जो है वो ग्वालियर ही जा रहा है, नज़दीकी बड़े शहर में। जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस चीज़ के आप आने वाले सुधार हमें करना चाहिए, जिससे कि लोग मुरैना में भी शिक्षा ग्रहण कर सकें, अच्छी हेल्थ पा सकें? क्या एक रीज़न मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्या ऐसा है या नहीं, मुझे आप बताएं, कि जब आप सत्ता में पार्टी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं क्या फंड में रुकावट आती है या काम करने में रुकावट डालती है विरोधी पार्टी? देखिए, बिल्कुल, जो हमारा भी राजनीतिक जीवन है, कांग्रेस की सरकार भी हम लोगों ने देखी है जी। कांग्रेस की सरकार में जो बीएसपी के बीजेपी के विधायक होते थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को और बढ़ावा के साथ काम कराते थे, क्योंकि जनता सबकी है। बिल्कुल। किसी भी दल की पार्टी हो, किसी दल की सरकार हो, उसका नैतिक धर्म बनता है कि मध्य प्रदेश की जनता उनका संरक्षण करना, उनका सुविधा देना, ये नैतिक धर्म बनता है। पर जिस तरीके से हमने जो भेदभाव की राजनीति जो देखी है मेरे राजनीतिक जीवन में, वो पहली बार देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है तो उसकी विधानसभा क्षेत्र में 20-20 करोड़ रुपए के, 50-50 करोड़ रुपए के साल में काम हो गए, और जो कांग्रेस का विधायक है उसके यहाँ वही 2.5 करोड़ रुपए की जो विधायक निधि है उससे ही उसको काम करना है। तो जो वैमनस्यता का कारण है, और जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखेबाजी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, क्या मुरैना, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या मुरैना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए जनता ने? 50,000 से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मुरैना विधानसभा में भी लोगों ने दिया है। उनकी क्या अपराध है कि जो आप उनके काम को रोक रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ 15 करोड़ रुपये, आप 20 करोड़ रुपये दे रहे हैं जो और बीजेपी विधायक को दे रहे हैं, जिससे कि हम भी यहाँ पे स्वास्थ्य में काम करें? उसमें क्या कांग्रेस की सिर्फ मतदाता जाएंगे क्या? अगर कोई यहाँ अच्छा विद्यालय खुलेगा, महाविद्यालय खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर आएंगे, मशीन आएंगी, तो उसमें सारे लोगों को लाभ मिलेगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो। पर जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बेमनस्यता के साथ काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है ही नहीं जी। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती तो यहाँ 5-6 बार सांसद भारतीय जनता पार्टी का रहा, बिल्कुल लगातार 5-6 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनाव जीतते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो अपने आप को ये कहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग से हमारा 200 वर्ष पुराना नाता है पारिवारिक। तो क्यों, कैसा क्या कारण है कि आप लोग, या तो आपकी है ताकत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है कि यहाँ काम करा सके? अगर हैसियत है तो क्यों नहीं आज तक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोला गया? क्यों नहीं यहाँ कोई तकनीकी महाविद्यालय शासकीय खोले गए? तो ये सब बातें एक विषय है, और इस विषय पे चिंतन हम सब मुरैना के लोगों को करना पड़ेगा। और मैं तो मुरैना की जनता से भी आह्वान करता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छी शिक्षा ले, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था ले,
अच्छी सुविधाओं के साथ रहे, तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। घर बैठ के काम चलने वाला नहीं है। हम सबको उतर के सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगी कि हमारे मुरैना को भी एक आधुनिक मुरैना बनाइए, जहां हमारे पास अच्छे स्पोर्ट्स की सुविधाएं हों, अच्छे एजुकेशन की सुविधाएं हों, मेडिकल की सुविधा हों, साफ सफाई की व्यवस्थाएं नगर निगम मुरैना द्वारा हों, सीवर लाइनें जो चौक पड़ी है, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। इन सब के लिए जनता को भी हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। आपने बहुत सही बात कही कि 50,000 वोट तो एटलीस्ट बीजेपी को मिले, तो कम से कम उन 50,000 लोगों के लिए तो आप करिए। बाकी लोगों के लिए नहीं भी कर रहे हैं तो उन 50,000 लोगों के लिए तो बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे मुझे लगता है कि आपने काफ़ी आंदोलन किए हैं आज की डेट में, जब भी जो भी आंदोलन हो रहे हैं, मैंने अभी कुछ न्यूज़ में देखे, आमतौर पर उन आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं आंदोलन पूर्णतः हो ना पाए या उसमें कुछ भी खनन डाल के उसको रोक दिया जाए कि आंदोलन पूर्णतः हो ना पाए। तो अब आंदोलन करना इतना कठिन हो गया है क्या, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए आजकल पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। सारे अधिकारी, किसी भी विभाग के अधिकारी, वो एक आम आदमी पे और कांग्रेस के कार्यकर्ता पे, अगर वो न्याय लेने के लिए जाता है तो उसको न्याय ना देके उसके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है, उसके काम को रोकने के पूरे प्रयास किए जाते हैं और जानबूझकर इस तरीके से करते हैं कि हमारा वीडियो बन जाए, वीडियो वायरल हो जाए कि फलाने अधिकारी ने फलाने को डांट दिया, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं डांट दिया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से उनको पुरस्कार मिले। एक प्रतिस्पर्धा बन गई अधिकारियों में। ये दुर्भाग्य है। भारत के जब से देश आज़ाद हुए, जब से पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि अधिकारी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम करने लगे हैं। निष्पक्ष कोई काम ही होने के इस प्रदेश में नहीं हो रहा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ सत्ता के साथ अधिकारियों का अगर मिलान होगा तो अगर वो पब्लिक से, अगर पब्लिक की बातों को लेके गंभीरता से नहीं लेंगे और भेदभाव करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग के कारण, वहाँ विकास अपने आप ही रुकना है। और मूल कारण यही है कि मुरैना का विकास रुकने का, कि मुरैना के अंदर उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं सिर्फ हम ही काम करें और कोई भी काम नहीं करे। इसके कारण यहाँ काम में विकास होने में रुकावट है। तो अभी आपकी क्या कोशिश है कि कैसे विपक्ष से तालमेल मिला के मुरैना के विकास के लिए कुछ काम किए जा सके, जिससे कि जनता को तो लाभ मिले? देखिए, मेरा नैतिक धर्म बनता है, ईश्वर की कृपा से मुझे अवसर मुरैना की जनता ने मुझे दिया अपना बेटा भाई मान के। तो निरंतर मध्य प्रदेश में मैं कोई वैसे घमंड अहंकार में नहीं बोल रहा, पर मध्य प्रदेश में मुरैना से जो भी विधायक रहे हैं उनका आप डाटा निकाल लें, 5 साल का या वो कितनी बार एमएलए रहे हैं, उनका डाटा निकाल लें कि विधानसभा सदन में मुरैना की कितनी समस्याओं को उन्होंने विधानसभा सत्र में रखा है। और मेरा निकाल लें, हर विधानसभा सत्र में मेरे द्वारा मुरैना की मूलभूत समस्याओं को लेकर वहाँ विधानसभा में रखा गया है और लड़ाई लड़ी है। पर दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी हाल ही में नेशनल हाईवे बन रहा है, आपका ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है, आप जाइए मेरे साथ चलिए, आप देखिए क्या हालात बन रखे हैं। पूरा एक तरफ आप यहाँ जो लोग किसान अपना जीवन यापन करते थे रेत से, उन पे इतना अंकुश लगा दिया और एक तरफ अवैध परिवहन चल रहा है, अवैध तरीके से मिट्टी नदी किनारों से उठाई जा रही है और खदानों का रॉ मटेरियल उस पर सड़कों में डाला जा रहा है, जिससे कल सड़कें फटेंगी, नुकसान होगा और शिकायत कर रहा कोई सुनने वाला नहीं है, ठेकेदारों से सब मिल गए। तो हम लोग जागरूक होकर अगर इन बातों को नहीं देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई काम हो रहा है उसका अच्छी गुणवत्ता है कि नहीं, तो कौन देखेगा? हम लोग देखेंगे, हम बताएंगे ऊपर, तो ऊपर वालों को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो काम हो रहे हैं वो अच्छे मजबूत काम हो, जो जनता को सुविधा मिले। आज काम करा रहे हैं, कोई सरकारी भवन स्कूल का बन रहा है, 5 साल में टूट के गिर रही है उसकी छत। अस्पतालों में पूरा पानी बह रहा है दीवारों में से। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये इसलिए बने हैं कि भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे है। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि विधानसभा में आप कंटिन्यू क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो आप अगर जनता को बताना चाहें कि आपके कुछ जो मुद्दे हैं जिन पे आप आज की डेट में काम कर रहे हैं मुरैना के लिए, जो अभी करंट मुद्दे चल रहे हैं, उस पर अगर कुछ आप प्रकाश डालना चाहें तो। देखिए, मेरा एक मुरैना जो हॉस्पिटल है उसमें अच्छे डॉक्टर बुलाए जाए, अच्छी मशीनें लगाई जाए, जिससे कि हमारे मुरैना के लोगों को, क्योंकि मुरैना जिला भी बहुत बड़ा जिला है, पूरा अम्बा, पोरसा, दिमनी, इधर सोहनिया,
जौरा, बामोर, कैलारा, सबलगढ़, पहाड़गढ़, कई ऐसे एरिया, पूरा एरिया विधानसभा के लोग भी मुरैना दिखाने मुरैना ही जिला चिकित्सालय से उम्मीद और विश्वास करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो जब डॉक्टर बोल देते जाइए ग्वालियर इलाज होगा, यहाँ नहीं है, तो बेचारा हज़ारों रुपए खर्च करके जितने का वो बीमार नहीं उससे ज़्यादा उसका किराया भाड़ा लग जाता है। तो जो यहाँ एक अच्छे डॉक्टर यहाँ आए और अच्छी मशीनों हो, उपकरण हो, उनका अच्छा इलाज हो, ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरी कि जो हमारे शासकीय भवन ग्रामीण क्षेत्रों में बने हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई जगह आज शासकीय भवन है जर्जर हालतों में, कभी भी टूट सकते, कोई गंभीर घटना हो सकती है। क्या गांव के बेटे को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है? क्या मध्य प्रदेश सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है तो अगर उनकी भावना है कि गरीब किसान का बेटा भी अच्छे से पढ़े, तो क्या शासकीय विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं दे सकते, टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं दे सकते? क्या उस स्कूल की अच्छी पुताई करा के उसमें गार्डन दे के अच्छे से उसको वातावरण के अंदर शिक्षा ग्रहण करने का नहीं दे सकते? इसमें कोई पैसा नहीं लगना, इसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं आना। आपका भवन है, उसकी पुताई होना जाएगा, 50,000 रुपये पुताई हो जाएगी, 50,000 का गार्डन बन जाएगा, 1 लाख रुपए में एक वातावरण बन जाएगा, 1 लाख के फर्नीचर में बच्चे अच्छे से कुर्सी पर बैठ के पढ़ने लगेंगे तो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको लगेगा कि हम विद्यालय में पढ़ने आए। आज हालात ये है कि पट्टी नहीं है, ज़मीन में बच्चे बैठे हैं, सर्दी है तो बाहर सड़क पर पढ़ रहे हैं, बरसात है तो डर के वजह से स्कूल नहीं जा रहे हैं कि छत नहीं गिर जाए। कई जगह एडेड शालाओं से जो बच्चे पढ़ते थे, एडेड शालाएं बंद कर दी, वहाँ आज बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेरी विधानसभा में कई बार मैंने क्वेश्चन लगाया है कि जो एडेड शालाएं थी उनमें भवन नहीं बना सकते, तो भवन जो पुराने उनको रिपेयर करके वहीं शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को वहाँ शिक्षा मिल सके। जो आप जाते होंगे, कभी भी देखा होगा, बामोर आप जाते हैं, इतना भयंकर जाम लगता है। मैंने जैसी विधायक बना मैं हमारे इनसे मंत्री जी से मिला, नितिन गडकरी जी से, मैंने मुरैना के बारे में अवगत कराया कि मुरैना जो है ये बामोर में जाम लगता है। मुरैना जो हाईवे है जी, दुर्भाग्य देखिए कि मुरैना जिले का दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि यहाँ कोई दिल्ली भोपाल का भी आर्किटेक्ट आता तो वो भ्रष्टाचार के दबाव में फंस जाता है या उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। हमेशा कोई प्लान बनता है तो 50 और 100 वर्षों को लेके बनता है। मुरैना का जो फ्लाईओवर बनाया, मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कौन इंजीनियर ऐसा था, कौन अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने उसको ड्राइंग करके और शहर के शहर में उतार दिया और शहर से ही चढ़ा दिया। हमेशा फ्लाईओवर जो भी बनते हैं वो बनते हैं शहर से आउटर एरिया से आउटर एरिया उतारे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट नहीं हो, ट्रैफिक जाम नहीं हो। तो इसकी मांग की कि इसको बढ़ाया जाए और बामोर में फ्लाईओवर बनाया जाए। शनिचरा जो हमारा बामोर से शनिचरा मार्ग है उस पर घंटों जाम लगा रहता है, वहाँ फ्लाईओवर बनाया जाए। ये शिकारपुर का मांग की हम लोगों ने, तो उस पर हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं। यहाँ आज हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो अगर उनके मित्र वगैरह आ जाएं और ये कहें कि मुरैना शहर में कहीं घूमने के लिए जाना है तो एक जगह नहीं है, एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हमारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकें या परिवार अपने घूमने जा सकें। निरंतर हमारी मांग है कि हम छौना नदी पे, आसन नदी छौना गांव में एक बोट क्लब बनाया जाए, एक आधुनिक पार्क बनाया जाए, रेस्टोरेंट बनाया जाए वहाँ, जिसको वहाँ पे लोग जाएं, पिकनिक हब बने, लोग मनोरंजन करें, अपने अच्छे वातावरण में वहाँ घूमें फिरें। इसके लिए हमने भी मांग की, विधानसभा में कई बार प्रश्न उठाए हमने इस बात को लेकर, लिखित में भी संबंधित अधिकारी मुख्यमंत्री को दिए। मुख्यमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति का अनावरण करने जब मुरैना आए, उस समय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में घोषणा की कि हम बोट क्लब बनाएंगे, पर दुर्भाग्य ये है कि घोषणा इतनी कर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमल एक भी नहीं करते। तो कई हमारी प्राथमिकताएं कि बामोर में एक खेल मैदान हो, जिससे बामोर के युवाओं को भी प्रोत्साहन मिले, अपनी प्रतिभाएं दिखाने का उनको अवसर मिले, वहाँ एक अच्छा एक वहाँ स्टेडियम बने बामोर में। ये हमारी मांग निरंतर है। हमारा यहाँ एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज आए, टेक्निकल कॉलेज आए, और भी कई सब्जेक्टों को लेके जो कॉलेजें हैं वो अगर यहाँ आएंगी तो रोज़गार मिलेगा। तीसरा कि जो जिस तरह से जडेरुआ क्षेत्र में और जो सीतापुर क्षेत्र में और जो हमारे बामोर क्षेत्र में इंडस्ट्री एरिया जो उद्योग लगे, तो अच्छी बात है उद्योग लगना, पर वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को सजा किस बात की दी जा रही है? आज ग्रामीण क्षेत्र में आप मेरे साथ चलिए, दौरावली, लोहगढ़, धनेला, आपका जरेरुआ, आसपास के जितने बमूर बसे, सारे गाँव में
पानी प्रदूषित होते जा रहा है। अगर शाम को अगर कोई व्यक्ति अगर सो जाए तो पूरी धूल से काला हो जाता है। आपको अगर आप कहीं मत जाइए, आप तो बामोर में जो आपका तहसील कार्यालय है, क्योंकि हो सकता है गांव वाले तो नकली भी धूल डालना है, तो बामोर की जो तहसील कार्यालय है उसकी छत पे जाइए और आप देखिए, उसके बरामदे में जाइए, उसको देखिए कि कितना काला, कितना प्रदूषण प्रतिदिन होता है और कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं। कैंसर के पीड़ित लोग हो रहे हैं आए दिन। जरेरुआ में, आसपास के गांव में कैंसर बीमारी बढ़ गई है। इससे मूल कारण है ये प्रदूषण। कई बार हम लोगों ने विधानसभा में लगाया, कई बार हम लोगों ने इसको शिकायत की कि प्रदूषण, इस पर यंत्र लगाए जाए, इनको रोका जाए, प्रदूषण फैला रही है उद्योग फैक्ट्री है। इस पर कोई काम नहीं है। अधिकारियों की साठगांठ में, संरक्षण में पूरी खुलेआम प्रदूषण फैल रहा है। आप जाएंगे कभी ग्वालियर तरफ जाएं तो देखिएगा आप कितना, आपको खुद ही अपने आप ही चिमनियों में धुआं दिखेगा। कितने व्यवस्थाएं खराब है। कई व्यवस्थाएं खराब होने की वजह से कई लोग सिर्फ मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से कई कर्मचारी, लेबर मर गई वहाँ। उस पर भी हम लोगों ने मांग की, पर जो हालात बने हुए हैं, एक भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और मनुष्य के जीवन का कोई मूल्यांकन कोई इस प्रदेश की सरकार में नहीं बचा। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसा कि लाइफ इतनी कियोस्क है, ना इलाज सही से मिल रहा है, ना एजुकेशन है, तो एटलीस्ट उनको जो आपने पार्क का कहा और बोट क्लब का कहा, उससे कम से कम शाम को परिवार एक फैमिली टाइम तो स्पेंड कर सके। एक अच्छा, ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार इसको अप्रूव करे तो फिर बोट क्लब में घूमने का मौका मिलेगा मुरैना के लोगों को। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, अभी जैसे नीट का आपने कहा, मेडिकल कॉलेज का नीट का एग्ज़ाम भी है और कांग्रेस के युवा नेता इसका आज के टाइम पे काफ़ी आंदोलन भी कर रहे हैं। ग्वालियर शहर में भी आंदोलन कर रहे हैं, आपने शायद देखा हो, उनके वाटर कैनन वगैरह भी अभी चलाए गए हैं, कल परसों की बात है सर। तो उस पर आपका क्या है कि नीट का पेपर के लिए सिर्फ किसी मंत्री का इस्तीफा लेना सही है, क्या उसके लिए होना चाहिए? देखिए क्या है, बड़े बड़े इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार में बड़े बड़े रेल हादसे हो गए, पर आज तक किसी अधिकारी, किसी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। सैकड़ों बार कई परीक्षाओं के परीक्षा पेपर लीक हुए, एक किसी कर्मचारी अधिकारी को दंडित नहीं किया। उसके ये परिणाम है कि आज भारतवर्ष के नौजवानों का, मध्य प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो मोदी के परिवार की, ना उनके मंत्रियों के परिवार की, ना अधिकारियों परिवार का भविष्य खराब नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, भविष्य खराब उन नौजवान छात्र छात्राओं का हो रहा है जिनके माँ बाप कड़ा परिश्रम करके, मेहनत मजदूरी करके, अपने जेवर गिरवी रखकर, अपनी ज़मीन गिरवी रखकर, अपनी ज़मीन बेचकर, अपना मकान घर बेचकर, अपने बच्चों के लिए लोन लेकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको नीट की परीक्षा, अन्य परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं और उसके बाद में अगर पेपर लीक हो जाए तो उन बच्चों पे, उनके माँ बाप पे क्या बीतती है, कई कल्पना कीजिए आप। जो त्याग और तपस्या, समर्पण भाव से अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए माँ बाप, कई माएँ पूरी रात जगती हैं जब तैयारी बच्चे करते हैं, उनको चाय पिला रही हैं, कहीं उनको ब्रेकफास्ट दे रही हैं, कहीं सुबह लंच दे रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं कि हमारा बेटा कड़ा परिश्रम करके बन जाए। और उसके सामने जब ये बाड़ी एक खड़ी होती है, पेपर लीक हो गया, तो उस दिन उस माँ और बाप पे क्या पीड़ा होती है। उस बच्चे, कई बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली इसी वजह से। बिल्कुल। तो इस पे एक पारदर्शिता के साथ में ईमानदारी से काम होना चाहिए। जिसके नेता, मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो पेपर लीक एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार लीक हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गंभीरता से उसको ले नहीं रहे। तो दोषी इसलिए हैं आपने गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, पेपर आप नहीं बनाते हैं, पेपर आप नहीं बांटते हैं, पेपर आप नहीं भेजते हैं, पर आप मंत्री आप हैं, तो आपकी जवाबदारी व्यवस्थाओं को क्यों नहीं देखते? या तो आपके भारत के नौजवानों की चिंता नहीं है आपको भविष्य की, और अगर चिंता है तो आपको गंभीरता से लेना चाहिए, और नहीं लिया तो इसकी जवाबदारी उनकी है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जैसा कि विपक्ष के कई बार आरोप रहते हैं कि ये तो पहले के टाइम पे भी होता था या कांग्रेस के टाइम पे भी होता था, पेपर लीक हो जाता है, कोई भी रहता है, तो उस पर क्या आप? देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम आधुनिक भारत बना रहे हैं जी, एक नवनिर्माण भारत का किया, कांग्रेस के ज़माने में कुछ नहीं था, तो फिर कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? जब कांग्रेस के ज़माने में कुछ था नहीं, तो फिर आप अगर कोई गलत काम आप करते हैं तो वो कांग्रेस की तरफ पटक देते हैं, और अच्छा काम करते हैं तो ये कहते हैं हमने कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस को कोसना बंद करे, भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड रखे कि हमने पेपर लीक होते थे बंद कर दिए, हमने इतने लाख करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के हर नेता चुनौती देता हूँ
आए और बताएं कि मोदी जी की सरकार में और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में कितने लाख नौजवानों को रोजगार सरकारी दिया गया है। और मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान में करोड़ों रोजगार जो शासकीय नौकरियां थी वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ख़त्म कर दी है। आउटसोर्स लाकर हमारे नौजवानों को का खून पसीने को चूसा जा रहा है, उनको डरा धमका के नौकरी कर रहे हैं। बेचारे गरीब हैं, कहाँ जाए, बेरोजगार है, तो आउटसोर्स में नौकरी कर रहे हैं 10-10, 12-12 हज़ार की। सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी। ये इनका, अब मैं तो सिर्फ हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ कि जाति धर्म छोड़ के आप अपने बच्चों को देखें, आप अपने वातावरण को देखें कि आप आज हो क्या रहा है, कि कितना बेईमानी भ्रष्टाचार हो गई है। आप ज़मीन का मकान का नामांतरण करने चले जाइए फ्री में, अगर एक भी हो जाए, मैं दावा करता हूँ इतना भ्रष्टाचार। किसी थाने में चले जाओ, किसी पटवारी के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम हो ही नहीं सकता। तो ये सब बिजली मिल नहीं रही, ट्रांसफार्मर नकली दिए जा रहे हैं किसानों को। 4 पैसा जमा करके किसान आता है, 4 दिन ट्रांसफार्मर चलता नहीं है, जल जाता है, फिर 15 दिन के लिए फिर इंतजार करता है, तो उसको महीने में 10 दिन तो आप बिजली दे रहे हैं किसानों को, 20 दिन में तो 25 दिन, एक महीने तो उनको ट्रांसफार्मर ही नहीं मिलता। तो जो हालात बने हुए पूरे प्रदेश के अंदर, सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता समझ नहीं रही। मध्य प्रदेश जनता जब चुनाव आता है, ये लोग उनके खातों में किसान सम्मान निधि, लाडली बहना निधि, फलानी निधि डाल के 10-20 हज़ार रुपये दे देते हैं, तो जनता को लगता है कि बहुत अच्छी पार्टी है और गुमराह होकर वोट दे देते हैं। मैं एक तो भारत सरकार से, निर्वाचन आयोग से आग्रह करूँगा कि चुनाव के 6 महीने पहले से, अगर आपको निष्पक्ष हिंदुस्तान में चुनाव चाहिए तो आप 6 महीने पहले, किसी दल की, किसी भी पार्टी की सरकार हो, 6 महीने पहले से किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरीके की योजना का लाभ जनता के नहीं पहुंचना चाहिए, जिससे कि वोट प्रभावित हो। पर इसमें कोई खाते में राशि नहीं जाना चाहिए, है ना। तो जिससे कि ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हो गई है, वोट को पैसों से खरीदा जा रहा है, वो भी सरकारी पैसे से, बिल्कुल, तो ये बंद हो, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे लोग यहाँ आए और अच्छे लोग काम करें। जैसे अगर अब आपने कहा कि 6 महीने पहले से, तो वो तो 7 महीने पहले से उस चीज़ को शुरू कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये जो योजना है, लाडली बहन या कोई भी अन्य योजना है जिससे किसानों को या किसी को लाभ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये एक मुद्दा आता है कि जो लाभ मिल रहा है एटलीस्ट वो तो मिल रहा है, लेकिन जनता को तो इतना जागरूक होना चाहिए कि अगर हमें चुनाव के लिए सिर्फ वो लाभ मिल रहा है तो हमें वोट किसको देना चाहिए या क्या चीज़ है। देखिए क्या अवेयरनेस की कैंपेनिंग है? नहीं है क्या, जनता भी इस बात को समझ नहीं रही है। टेलीविज़न आया तो जनता पूरे दिन भर टेलीविज़न देखती थी जी। अब मोबाइल आया है तो मोबाइल में दिन भर रील देखने में लगी है जनता। जनता को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। आप मुझे बताइए कि आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं, आप 1200 रुपये दे रहे हैं बहन को, 1300 रुपये दे रहे हैं जी। क्या 1200-1300 रुपये में वो अपने बच्चे की फीस भर सकती है क्या, या दोनों वक्त की खाना खा सकती है? वो माता बहन दोनों वक्त का खाना खा सकती है 1200 रुपये में? नहीं खा सकती। और लिए कितने जा रहे हैं? जो सिलेंडर 450 का था 1100 का हो गया, तो उसी बहन से 500 रुपये सिलेंडर के नाम पर लूटा जा रहा है। सिलेंडर पे लगभग सब्सिडी ना के बराबर ही हो गई है, खत्म ही हो गई है। उसी बहन से जो मोबाइल 50 रुपये में चार्ज होता था, वो या 500-600 रुपये का और लगा, उसी बहन से 500 रुपये मोबाइल के नाम पर लिए जा रहे हैं। जो 1250 दिए जा रहे हैं वो तो मोबाइल में ही निकाल लिए जा रहे हैं, इनके गैस सिलेंडर में निकाल लिए जा रहे हैं। और उन बहनों को ये पता नहीं है, उन माँ बाप को पता नहीं है कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई चीज़, अपन कोई सामान खरीदने जाते हैं, नहीं लेते तो पैसा वापस मिलता है ना। बिल्कुल। जब हमारे देश के और प्रदेश के छात्र छात्राएँ किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, ऑनलाइन 1000 से 1500 रुपये फीस जमा करना पड़ती है, और हर परीक्षा की अलग अलग। हमारी मांग है कि अगर आप भावना चाहते हैं तो एक ठीक है, आप साल में एक बार आप लीजिए, और वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी नौकरी का आवेदन, चाहे वो 100 जगह निकले, चाहे 50 जगह निकले, कोई भी विभाग में निकले, एक ही फीस पे एक ही बार में उसका वो होना चाहिए। अगर उसका, अब इन्होंने एक व्यापार बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसा पब्लिक से कैसे खींचे, एक ये भी व्यापार है, इसको अगर जांच होना चाहिए। अगर आप इसको गंभीरता से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें छात्र छात्राएं, हर आदमी चाहता है कि सार की नौकरी मिले, और मध्य प्रदेश पुलिस में 100 आरक्षकों की भर्ती निकाल दी, और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आरक्षक भर्ती में आ गए 50,000 नौजवान।
अब 50,000 का गुणा कीजिए 1,000 रुपये से 1,500 रुपये से, कितना पैसा आया सरकार पे। नौकरी कितने लोगों को मिली? 100 लोगों को, भी आम आदमी के बेटे को नहीं मिली, वो आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रिश्तेदारों को नौकरी मिल गई। और जो हमारे और लोग थे उनसे हजारों करोड़ रुपए की वसूली करके अपना घर में रख ली, सरकार के पास आ गया। वो पैसा क्यों नहीं वापस किया जाता है? जिस नौजवान की नौकरी नहीं लग रही उसको आप पैसा वापस कीजिए। आपके ऑनलाइन में कितना खर्चा आ रहा है एक बच्चे की, उसमें बड़ी मुश्किल से 5 या 7 रुपये का खर्चा, आप 1,000-1,200 रुपये क्यों ले रहे हैं उससे? तो ये सब जो चीज़ें हैं, बहुत बड़ा ये लूटने का, ठगने का जो एक पूरा एक भारतीय जनता पार्टी ने एक माध्यम बनाए हैं, इनको जब तक जनता खुद आके नहीं आएगी मैदान में, तब तक ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो ये कह देते हैं ये विरोधी हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। पर अगर सच्चाई की बात है तो आप, हम लोग तो आपसे जानकारी, आप जाइए देखिए कितने नौजवान साल में, एक मेरा मानना है, एक नौजवान या छात्र छात्रा सरकारी नौकरी पाने के लिए कम से कम 5 से 10,000 रुपये आराम से प्रति वर्ष कम से कम खर्च करती है कि मुझे नौकरी मिल जाए, उसके ऑनलाइन जमा करने के। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो क्यों लिया जा रहा है उन छात्र छात्राओं से? तो ये सब बड़े प्रश्न हैं, बड़े हैं, पर इस सरकार को कोई समझ नहीं रहा है। पब्लिक से भी मेरा आग्रह है कि हम सब जागकर, संगठित होकर इन सब चीज़ों के लिए लड़ें, अपना अधिकार लें। जैसे मैंने देखा है, जैसे युवाओं की आप बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बेरोज़गार युवा भी बेरोज़गार है, उसके बाद वो फॉर्म भी भर रहा है, और महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सिलेंडर, और जो रोज़गार मिल भी रहा है वो 10,000, 15,000, 12,000 रुपये में आज की डेट में शायद खर्चा चलाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा एक परिवार को। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें कि रोज़गार भारत में बढ़े? मैं युवाओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ गुर्जर समाज की रैली निकली, पूरे गुर्जर समाज के लोग जिंदाबाद करते चले जा रहे हैं जी। क्षत्रिय महासभा की निकली तो वो जिंदाबाद करते चले, हम बाबा साहब की निकली तो अनुसूचित जाति के भाई करते चले जा रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों को सिर्फ जाति और धर्म में बांट के रख दिया है, उसको फुर्सत ही नहीं दी है। वो दिन भर इसी में सोचता रहता है कि वो मुसलमान ने गाली बक दी है पाकिस्तान में, तो अब हमको क्या करना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान के नौजवानों की जो एनर्जी लगना चाहिए विकास में, उनकी भविष्य में, वो पूरी एनर्जी उन्हें लगा दी हिंदू मुसलमान में, जातिवाद में। तो उसका खुद का ही भविष्य नौजवान नहीं देख रहा है। मैं नौजवानों से, साथियों से आग्रह करता हूँ कि ये जो पोस्ट है देखकर उल्टी सीधी पोस्टें डालना, ये जाति धर्म आपको कोई नहीं खा रहा है संसार में। ये देश भारत देश है, इसकी लड़ाई यहाँ के लोगों ने लड़ी है, देश को आज़ाद कराया है, आपका देश है ये। पहले आप अपने भविष्य की सोचिए, उसके बाद फिर आप आगे की सोचिए। आप ये हिंदू मुसलमान जाति धर्म इनकी जो फेसबुक व्हाट्सएप पे देखकर और आप पूरी अपनी दिशा को परिवर्तन कर रहे हैं, ये ना करें। आप ये देखें कि कौन सा हम लोग कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, कैसे हम जॉब पा सकते हैं, कैसे हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, इस पे चिंतन करके इस पे काम करना चाहिए। और जो सरकार आपको सरकारी नौकरी दे, रोजगार दे, सम्मान दे, सुविधा दे, उसकी आप साथ खड़े हो, ये मैं आग्रह नौजवानों से करना चाहता हूँ। और एक युवाओं की तरफ से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, और वो ये कि आज की डेट में जो युवा है और जो आंदोलन करते हैं, उनको या तो एंटी नेशनल बना दिया जाता है या कहीं उन पे कोई पुलिस केस या कुछ भी चीज़ों की धमकी दी जाती है। तो वो जब आंदोलन करते भी हैं फील्ड पे, जैसा कि मैंने देखा कई आंदोलन हुए जिसमें फील्ड में हुए, और उन पे युवाओं को गलत तरीके से वाटर कैनन चलाना या चीज़ों को करना, तो युवा एग्जैक्टली करे क्या? क्योंकि वो आंदोलन करने आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जब वो मैदान में आ रहे हैं। नहीं, मैंने वो आपसे जो आगे बोली जाति धर्म वाली बात जी, कोई नौजवान ने अगर आवाज़ उठाई मुरैना के ने कि ये गलत हो रहा है, सरकार ये गलत कर रही है जी, अगर वो ब्राह्मण बालक है जी, तो उसके साथ अन्य समाज के लोग जाएंगे तो ब्राह्मण है, और ये बात आरएसएस और बीजेपी के लोग तुरंत फैला देते हैं आपस में। एक ऐसा संदेश उनका, एक ऐसा तंत्र है जो फैला देता है। और अगर उसके बाद भी अगर कोई जाता है तो उसी में आरएसएस और बीजेपी के कुछ विचारधारा के छात्रों को भी पहुंचा दिया जाता है, जो वहां जाकर कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे कि वो आंदोलन बिगड़ जाए, छवि खराब हो जाए। और ये षड्यंत्र पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, जो आंदोलनों को ख़त्म कर रही है, जो हमारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत के संविधान ख़त्म किया जा रहा है। इन सब के लिए जब तक हमारा नौजवान
हमारा देश का नागरिक नहीं सोचेगा तो आने वाले समय में इसके परिणाम ये होंगे कि इस देश के अंदर कोई सुनने वाला नहीं होगा, एक तरफा राज होगा। और मैं तो समझता हूँ कि अगर हो सकता है एका चुनाव हो जाए, अगर यही हालात रहे तो आगे चुनाव भी नहीं होंगे, जो आपका सम्मान और अधिकार है वो भी सब खत्म हो जाएगा। आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा सर, और आपने बहुत अच्छा कहा। आपको हमारे शो टॉक विद इंडिया में कैसा लगा, 2 मिनट के लिए अगर आप बताना चाहें, और बात करके कैसा लगा, और कोई संदेश जो आप मुरैना और देशवासियों को देना चाहें? कुछ नहीं, मैं आपके चैनल के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं, और जिस तरह से निरंतर आप लोग मुरैना की और मध्य प्रदेश की आवाज़ को निरंतर उठा रहे हैं निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ, मैं उसके लिए हृदय गहराइयों से आपके चैनल को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर हम सब मिलकर बुराई को ख़त्म करें और सब संगठित होकर प्रदेश का विकास हो, संगठित होकर सबका मान सम्मान करके हम सब लोग मजबूत हों, ये ईश्वर से प्रार्थना मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।